नमस्कार छात्रों, आज हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में आपने कर्ता से लेकर संबंध कारक तक के विषय में जाना। अब जैसे कि आप जानते हैं, कर्ता कारक होता है कार्य करने वाला, कर्म कारक कर्ता जिस कार्य को करता है, करण कारक वह जिस साधन का प्रयोग करता है, जिसके लिए कुछ किया जाए वह होता है संप्रदान, अपादान जब कोई चीज या कोई वस्तु किसी से अलग होती है, और उसके बाद संबंध कारक जब किसी का किसी से संबंध रिलेशन बताया जाता है। अधिकरण कारक होता है, देखिए जब भी कोई कार्य करेंगे उसके लिए कोई स्थान की तो आवश्यकता होगी ना, तो ये वो वाली सिचुएशन है। जैसे कि आपको पहले की वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में बताया गया, कारक को अगर आप समझ लें लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस, तो अधिकरण कारक हमें बताता है कार्य करने का स्थान, लोकेशन। कर्ता जहां रहता है या कार्य करता है उसी को कहते हैं अधिकरण कारक, और उसमें आती है सप्तमी विभक्ति। जैसे उदाहरण, वानरः वृक्षे वसति, बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर। तो वृक्षे यहाँ हो गया अब अधिकरण कारक और इसमें आई है सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार अहम दिल्ली नगरे वसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। तो मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली नगर में। तो मैं हो गया कर्ता अहम, रहने का स्थान दिल्ली नगर, तो ये हो गया अधिकरण कारक और इसमें आई है सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार छात्रः आसंदिकायाम उपविशति, छात्र कुर्सी पर बैठा है। तो कहाँ पर बैठा है छात्र? छात्र करता है और वो बैठा है कहाँ पर? कुर्सी पर, आसंदिकायाम। तो ये हो गया अधिकरण कारक और इसमें आई है सप्तमी विभक्ति। तो अब इनकी पहचान कैसे की जाए? हमें कैसा पता चलेगा कि वाक्य में अधिकरण कारक कैसे, कहाँ पर प्रयोग हुआ है? इन उदाहरणों में यदि यह प्रश्न पूछा जाए, वानरः कुत्र वसति, बंदर कहाँ पर रहता है, तब उत्तर मिलेगा वृक्षे, पेड़ पर। मैं कहाँ रहता हूँ? अहम कुत्र वसामि, तब उत्तर मिलेगा दिल्ली नगरे, दिल्ली नगर में। छात्र किस पर बैठा है? छात्रः कुत्र उपविशति, तब उत्तर मिलेगा आसंदिकायाम, यानी कहाँ पर, किस में। तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वृक्षे, दिल्ली नगरे, आसंदिकायाम, इन शब्दों के कार्य, इन सब शब्दों में कार्य करने के स्थान को बताया गया है, इसीलिए ये सब हैं अधिकरण कारक और इनमें आई है सप्तमी विभक्ति। तो इसका चिन्ह हो गया में और पर, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अब आइए इसके रूप देखते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे, बालके, बालकयोः, बालकेषु, यानी एक बालक में या पर, दो बालकों में पर, बहुत सारे बालकों में या पर। नरे, नरयोः, नरेषु, नृपे, नृपयोः, नृपेषु, छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु, खगे, खगयोः, खगेषु। तो इसका नियम क्या हो गया? अगर आप सब में देखें एक ही मात्रा लगी है पहले, दूसरे में योहो और बहुवचन में शु। अब ये भी आप ऑब्जर्व कीजिए, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में भी योहो का प्रयोग होता है द्विवचन में, ठीक है। ये सारे ही शब्दों में तब भी आपको बताया गया था योहो आता है, और कहीं कहीं उकारांत हुआ तो वहां वोहो का प्रयोग होता है, और सारी षष्ठी विभक्तियों में पीछे लगता है शु, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द, ये पुल्लिंग शब्दों का है। स्त्रीलिंग में बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, लतायाम, लतयोः, लतासु, अम्बायाम, अम्बयोः, अम्बासु, अध्यापिकायाम, अध्यापिकयोः, अध्यापिकासु, मालायाम, मालयोः, मालासु। तो इन सब में आप देखेंगे तो यहाँ लगा है याम, ये भी देखिए योहो जैसे पहले बताया गया, और यहाँ पर सु। तो इसको ऐसे याद रख लो, पुल्लिंग में शु और स्त्रीलिंग में सु। अभी आकारांत स्त्रीलिंग, आगे आप नदी शब्द पढ़ेंगे उसमें नदीशु लगता है, मति में भी मतिशु लगता है। नपुंसक लिंग में बिल्कुल पुल्लिंग के ही समान, फले, फलयोः, फलेषु, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु, पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। ठीक है, फिर अब हम इसके कुछ उदाहरण वाक्य देखते हैं।
ये बहुत सिंपल कारक है। एक्चुअली कारक जो है ना शुरू में समझने में दिक्कत होती है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अब हम समझ लो इसके अंत में ही आ चुके हैं, अब एक ही कारक और बचा है, आपको उतना ही इजी लगने लगेगा ये। खगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर चहचहाते हैं। तो कहां पर चहचहा रहे हैं पक्षी यानी आवाज कर रहे हैं, दे आर चर्पिंग, बर्ड्स आर चर्पिंग। वेयर, वृक्षों पर, वृक्षेषु, तो इसमें आया है अधिकरण कारक। फले मक्षिका उपविशति, फल पर मक्खी बैठी है। कहां पर बैठी है मक्खी? फल पर, तो फले यहां पर हो गया अधिकरण कारक। सरोवरे मीनाः तरन्ति, तालाब में मछलियां तैरती हैं। कहां पर तैर रही हैं मछलियां? तालाब में। किस में तैर रही हैं? तालाब में। तो सरोवर तालाब को बोलते हैं, इसमें आया है अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। छात्राः विद्यालये पठन्ति, बड़ा सिंपल वाक्य है। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं? किस में पढ़ते हैं? विद्यालय में। तो विद्यालये में हो गया अधिकरण कारक और उसमें आई है सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार नगरेषु वाहनानि चलन्ति, शहरों में गाड़ियां चलती हैं। तो कहां पर चल रही हैं गाड़ियां? शहरों में। देखिए ये है आपका बहुवचन, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो नगरों में गाड़ियां चल रही हैं, तो नगरेषु में हो गया अधिकरण कारक और उसमें आई है सप्तमी विभक्ति। सिंहः वने गर्जति, सिंहः वने गर्जति, शेर वन में गरजता है। तो शेर कहां पर गरज रहा है? वन में। तो वने इसमें हो गया अधिकरण कारक और इसमें आई है सप्तमी विभक्ति। सह सप्तम कक्षायाम पठति, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? 7वीं कक्षा में। तो कक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ है अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। मम गृहे 4 सदस्याः सन्ति, मेरे घर में 4 सदस्य हैं। तो कहां पर हैं 4 सदस्य? मेरे घर में। तो घर में यहाँ पे हो गया अधिकरण कारक। और आप वैसे नोट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर षष्ठी भी है। हर एक विभक्ति में अब हर एक कारक साथ साथ प्रयोग होंगे, जरूरी नहीं है सारे एक साथ हो, लेकिन 1 या 2 कारक, कर्ता तो हो गई, उसके अलावा एक दो और कारक एक सेंटेंस में होंगे। तो इस तरह से इसके समराइज्ड फॉर्म में अगर हम देखें, समझना हो तो अधिकरण कारक होता है कार्य करने का या रहने का स्थान, और इसमें आती है सप्तमी विभक्ति। तो बच्चों अब हम 7 कारक सीख चुके हैं, अब सिर्फ 1 कारक और हमारा बचता है। आशा है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।